हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल PTF IAS अकेडमी में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो जैसा कि आज हम लोग बिहार स्पेशल में हम लोग बिहार का एक परिचय जो है वो पढ़ेंगे, क्योंकि बिहार के परिचय से एक प्रश्न पूछता है। यहाँ से एक या दो प्रश्न मतलब कह सकते हैं कि संभावना ज़्यादा होता है प्रश्न पूछने का। तो आज हम लोग एक समान परिचय पढ़ेंगे और बिहार स्पेशल में जितने भी टॉपिक हैं वो टोटल का टोटल हम लोग आज पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम आ गया है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, तब जाके काम चलेगा। बहुत ऐसे विद्यार्थी कभी कभी पूछते हैं कि कम समय के लिए सबसे बेहतर बिहार स्पेशल का कौन सा किताब होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से एक दो किताब हम बताते हैं। एक विवाश पनोरमा है, बहुत अच्छी किताबें हैं, और दूसरा इम्तियाज़ अहमद भी है। बाकी आपको जो पसंद आता है आप कर सकते हैं, लेकिन दो किताबें बहुत अच्छा माना जाता है। तो बिहार एक परिचय में हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार को पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी जो काम है, आप अपने रूम में कम से कम एक मैप लगाइए बिहार का और बिहार का स्टडी करिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। बिहार के मैप से प्रश्न पूछा जाता है। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, हम लोग बारी बारी से बात करते रहेंगे, डिस्कशन भी करते रहेंगे कहाँ से क्या प्रश्न पूछा जाता है। अगर हम लोग इसे सही तरीके से स्टडी कर ले तो निश्चित तौर पे जो भी प्रश्न बनेगा, जो पूछा जाएगा, आराम से आप बना लीजिएगा। एटलस आप रखे होंगे लेकिन उसका अध्ययन नहीं किए होंगे तो फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपके पास एटलस है, मैप है, तो उसका स्टडी करिए। 10, 15, 20 मिनट अगर रोज़ करते हैं एग्ज़ाम तक, तब आपका समझिए कि जो फैक्ट है वो छूटेगा नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं, ये हमारा बिहार का मैप हो जाता है। आप ये देख सकते हैं। इसके उत्तर में देखा जाए तो इंटरनेशनल बाउंड्री है इसका, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और यह जो कंट्री है यहाँ पे वो नेपाल हो जाता है। यानी कि बिहार के उत्तर में नेपाल है और बिहार के पूरब में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और इसके दक्षिण में आप जाइएगा तो ये झारखंड हो जाता है, ये झारखंड हो जाएगा। और इसके पश्चिम में अगर आप जाते हैं तो यहीं पे उत्तर प्रदेश हो जाता है, उत्तर प्रदेश यहाँ पे हो जाएगा। चलिए बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग करते रहेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार की भौगोलिक स्थिति। बिहार की भौगोलिक स्थिति से प्रश्न बीपीएससी ने बहुत बार पूछा, एक बार नहीं पूछा है, बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा हुआ है बिहार की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में, है ना। अक्षांश और देशांतर के बारे में प्रश्न पूछा गया है। इसीलिए अक्षांश और देशांतर हमेशा याद रहना चाहिए, या वो भारत का हो या बिहार का हो। तो यहाँ पे देखिए अक्षांशीय विस्तार के बारे में अगर हम लोग बात करें, बिहार का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए, तब आप बताइएगा कि 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। जैसे में हम लोग यहाँ पे अगर बात करें थोड़ा सा, तो ये देखिए, ये हमारा अर्थ हो जाता है और इस अर्थ को, ये जो लाइन है जिसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश करते हैं। यह जो रेखा है यह दो भागों में बांटती है, यानी कि ईस्ट और वेस्ट पोल के मिलाने वाले रेखा को ही हम लोग अक्षांश कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये है ना, ईस्ट और वेस्ट पोल के मिलाने वाले रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग अक्षांश कहते हैं, है ना। यही है अक्षांश। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं नॉर्थ पोल, है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के मिलाने वाले रेखा को हम लोग अक्षांश कहते हैं। ये हो जाता है अक्षांश।
ये अक्षांश हो जाएगा। प्रश्न आपसे यही कह रहा है, प्रश्न यही कह रहा है कि बिहार की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में बताइए। यानी कि बिहार जो है कितने डिग्री मतलब अक्षांश और देशांतर के मध्य में स्थित है। तो ये हमारा हो जाता है 0 डिग्री अक्षांश। और ये जो दिख रहा है आपको नॉर्थ पोल और ईस्ट और वेस्ट पोल के मिलाने वाली रेखा को हम लोग अक्षांश कहते हैं, है ना। इसको हम लोग अक्षांश कहते हैं। और यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल के मिलाने वाले रेखा को हम लोग यहाँ पे देशांतर कहते हैं। ये देशांतर हो गया। यही पूछता है, जैसे माने कि भारत की अगर हम लोग स्थिति के बारे में बात करें तो ये स्थिति आपको क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पे पूरब देखते हैं और ये उत्तर देखेंगे, है ना, तो उत्तर पूरब में हो जाएगा भारत की स्थिति। यहीं पे है कर्क रेखा जो बीच में काटती है भारत को। तो यही बताना हम चाह रहे थे कि अक्षांश और देशांतर क्या होता है। अक्षांश यानी कि पूरब से पश्चिम की मिलाने वाली रेखा को हम लोग अक्षांश कहते हैं। और 0 डिग्री जो बीचों बीच से जो गुजरती है यहाँ पे, इसको हम लोग अन्य नाम से भी जानते हैं। इक्वेटर भी कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। और यहाँ से यानी कि इक्वेटर से हम लोग 23.5 डिग्री जब नॉर्थ जाएंगे, 23.5 डिग्री, तो इसी रेखा को हम लोग यहाँ पे कर्क रेखा कहते हैं नॉर्थ में, यानी कि उत्तर में। और 23.5 डिग्री अगर हम लोग दक्षिण में आते हैं, यानी कि इक्वेटर से जब हम लोग साउथ में जाएंगे, दक्षिण में जाएंगे 23.5 डिग्री, तो इसी रेखा को हम लोग मकर रेखा कहते हैं, है ना, मकर रेखा कहते हैं। सबसे पहले जो रेखा है ज्योग्राफी में उस चीज़ को समझना ज़रूरी है, तब जाके समझ में आएगा, नहीं तो सिर्फ रटना पड़ेगा अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, है ना। अब ऐसा लगता है कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कहता है कि अक्षांशीय विस्तार बिहार का कितना है, 24, 20, 10, इतना याद रखिए। 24, 20, 10 से लेकर के 27, 31, 15 उत्तरी अक्षांश, है ना। 24 डिग्री, इसको हम लोग डिग्री में इंडिकेट करते हैं। और एक जो कॉमा दिया गया है ये हो जाएगा मिनट का, है ना, मिनट का संकेत है। और ये डबल जो क्लिक किया गया है यहाँ पे, ये सेकंड का हो जाता है ना, ये सेकंड का हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक है इसका विस्तार। किसका, तो बिहार का विस्तार यहाँ पे पूछा जा रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे देशांतरीय विस्तार क्या है ना। तो देशांतरीय विस्तार में देखिए 83 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है आपका बिहार। ठीक है, तो जैसे में हम लोग यहाँ पे अगर देखना चाहें तो ये देख लीजिए, ये है अक्षांश 24, 20, 10 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27, 31, 15 ये उत्तरी अक्षांश हो जाता है। किसका, तो अक्षांशीय विस्तार हो जाता है। हम लोगों ने ये चर्चा किया था कि अक्षांश किसको बोलते हैं, देशांतर किसको बोलते हैं, कर्क रेखा किसको बोलते हैं, मकर रेखा किसको बोलते हैं, है ना। इक्वेटर का अन्य नाम भी है 23.5 डिग्री यानी कि नॉर्थ में और 23.5 डिग्री दक्षिण में। तो सबका नाम है, सबको याद रखना पड़ेगा, समझना होगा, क्योंकि ज्योग्राफी बिल्कुल साइंस की तरह है, इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये अक्षांश हो गया और ये देशांतर हो जाता है। देशांतर यहाँ पे देखिएगा 83 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड से लेकर के यहाँ पे देखिए 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है बिहार। यानी कि अक्षांश और देशांतर दोनों याद रखिए, 2 बार 3 बार लिख लीजिए, 2 बार 3 बार लिखने की कोशिश करिए, ज़रूर आपको याद रहेगा, है ना। या तो अपने दोस्तों से पूछताछ कर लीजिए कि ठीक है बताइए बिहार का भौगोलिक अवस्थिति में अक्षांशीय विस्तार कितना है ना, 24, 20, 10 और 27, 31, 15।
फिर उसके बाद पूछिएगा कि देशांतरीय विस्तार बताइए, पूछा पूछी से भी चीज़ें याद हो जाता है। नहीं तो सबसे बेहतर है कि अगर आप सेल्फ स्टडी अकेले कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या कोई ऐसा पेपर होगा जो रफ के लिए बनाए होंगे, उस पर 2-4 बार लिख करके आगे बढ़ते जाइए, आपको सब चीज़ याद रहेगा। तेज़ी से करिए। अब आपके पास टाइम नहीं है, 1 साल वाला टाइम नहीं है, 17 नवंबर को एग्ज़ाम है, इसलिए आपको भी सीरियस होकर के पढ़ाई करना होगा, एकदम सीरियस होकर के। ये नहीं कि एकदम कहा जाता है ना, मोबाइल सबको, जब आप स्टडी कर रहे हैं तो थोड़ा देर के लिए उसको अलग ही रखिए, ज़्यादा फ़ायदा होगा। ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 3 महीने में तो आप अपना तकदीर और मुकद्दर भी बना सकते हैं, ऐसा आप चाहें तो कर सकते हैं। देखिए, हमें जहाँ तक लगता है कि आप मतलब कहा जाता है ना कि आप खुद हीरो हैं और खुद जीरो हैं। ये खुद आप तय करेंगे कि आपको बनना क्या है, क्योंकि कमीशन में यही चीज़ कहा जाता है, कमीशन बहुत कुछ है, या तो आपको हीरो बनाएगा, नहीं तो जीरो ही रहेंगे। तो चलिए अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा? 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड। उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है बिहार। देशांतरीय अगर विस्तार की बात करेंगे तो 83 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट और 40 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग बिहार का जो मैप देख रहे हैं, पूछा जा सकता है आपसे कि बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितना है और पूरब से पश्चिम कितना है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कम है, और पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो ज़्यादा लंबाई हो जाता है। जैसे में पूरब से अगर पश्चिम की लंबाई हम लोग बात करें तो 483 किलोमीटर होता है। और यहीं जो गंगा नदी जो है चौसा से बिहार में प्रवेश करती है, यही गंगा नदी बिहार में, पूछा जा सकता है कि गंगा नदी की बिहार में कितनी लंबाई है, तो 445 किलोमीटर हो जाता है। यही गंगा नदी की कुल लंबाई अगर पूछ दे तो 2525 किलोमीटर हो जाता है। यही गंगा की लंबाई सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। खास करके बिहार में पूछता है, तो बिहार में देखिए, बिहार में हम लोग गंगा की लंबाई देखेंगे तो यहाँ पे 445 किलोमीटर हो जाता है। पूछा जा सकता, अक्सर पूछा जाता है कि पटना से जब गंगा निकल करके जब आगे बढ़ती है तो पटना में कितना किलोमीटर वो तय करती है, तो पटना में 99 किलोमीटर है ना, और जब दूसरा जो स्थान है वो भागलपुर का हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, बिहार की लंबाई पूरब से पश्चिम देखेंगे तो 483 किलोमीटर हो जाएगा, 483 किलोमीटर हो जाएगा। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 345 किलोमीटर हो जाता है, इसकी लंबाई है। यानी कि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, इतना याद रखिएगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर बहुत ज़रूरी है, इसे हमेशा रिवाइज में रखे रहिए, रिवाइज करने की ही ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्तमान बिहार की स्थिति, बिहार की स्थापना कब हुआ, तो स्थापना देखिए 22 मार्च 1912 को होता है ना। स्थापना 22 मार्च 1912 को होता है। इसी स्थापना की वजह से ही बिहार स्थापना दिवस हमेशा 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार की स्थापना में सच्चिदानंद सिन्हा की भूमिका बहुत ही ज़्यादा है। उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि बिहार के निर्माण में उनकी भूमिका जो है बहुत ही सराहनीय माना जाता है। तो पूछा जा सकता है कि इसका स्थापना कब हुआ है ना, बिहार की स्थापना कब हुआ, तो 22 मार्च 1912 को होता है। चलिए, बिहार राज्य का 3 बार विभाजन हो चुका है। बिहार राज्य का 3 बार विभाजन हो चुका है। सॉरी, बंगाल से बिहार का विभाजन जो है, सबसे पहला जो विभाजन है 1911 में ही हुआ था, अलग कर दिया गया है ना। यानी कि बंगाल से बिहार और उड़ीसा एक नए प्रांत के रूप में गठित हुआ 1912 में। यानी कि बिहार अकेले नहीं अलग हुआ, बिहार के साथ उड़ीसा भी था।
तो ये जो विभाजन हुआ बंगाल से बिहार का, ये सबसे पहले 1912 में हुआ और उसी समय इस बिहार की स्थापना हुई। अगला हम लोग देखते हैं उड़ीसा प्रांत से अलग हुआ बिहार, जो पूछा जाता है आपसे, पूछा जाता है अक्सर, और वो हो जाता है 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल, और ये देखिए जितना भी हम लोग यहाँ पे करेंगे ना, सारा का सारा प्रश्न बीपीएससी पूछा हुआ है। 15 से 20, कभी कभी 25 प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए आपके बीपीएससी के लिए खास करके अगर 5 सब्जेक्ट अभी, क्योंकि 17 नवंबर का एग्ज़ाम अगर है ना, अगर 17 नवंबर को अगर एग्ज़ाम है तो मात्र 5 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करिए। 5 सब्जेक्ट पे फोकस करिएगा, 115 प्लस स्कोर हो जाएगा। 120 आराम से मतलब लेकर के आ सकते हैं, 110 105। जैसे पहला की अगर बात करें तो सबसे पहले हिस्ट्री पे फोकस करिए। दूसरा यहाँ पे साइंस है, इस पे फोकस करिए। तीसरा जो हो जाता है वो आपका करंट हो जाएगा, है ना, करंट अफेयर्स हो जाता है, इस पे फोकस करिए। और चौथा जो है वो आपका बिहार स्पेशल है ना, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, बिहार स्पेशल हो जाएगा। और 5वां है वो आपका ज्योग्राफी हो जाता है ना। बाकी पॉलिटी आप पढ़े होंगे, पॉलिटी बन जाएगा। मैथ, मेंटल एबिलिटी से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, वो भी बन जाएगा। और इकोनॉमिक्स, अगर करंट अगर अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पे कुछ जो करंट अफेयर से संबंधित जो इकोनॉमिक्स रहता है वो आराम से आपसे बन जाता है। तो यहाँ पे 17 नवंबर पे फोकस करने के लिए 5 सब्जेक्ट पे कमांड अगर आप कर लेते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट रुकेगा। इतना काफ़ी है, इतना से रिजल्ट निश्चित तौर पे आ ही जाता है, निश्चित तौर पे आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो बिहार का जो स्थापना है 22 मार्च 1912 को, इसलिए 22 मार्च को हमेशा स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को। बिहार आज का 3 बार विभाजन हो गया। पहला विभाजन 1912 को होता है, बंगाल से अलग हुआ तो उड़ीसा के साथ अलग हुआ। उड़ीसा फिर बाद में अलग हो जाता है बिहार से, 1 अप्रैल 1936 को अलग हो जाता है ना। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा जो है, उड़ीसा प्रांत से बिहार अलग हो जाता है। और यहाँ पे देखिए ये जो बिहार दिख रहा है आपको, पहले जब बिहार का विभाजन नहीं हुआ था तो बिहार और झारखंड दोनों एक ही साथ था। यहाँ देखिएगा, अगर हम लोग इसको बीच से कट कर दे तो यही नीचे का जो पार्ट है ये झारखंड हो जाता है, जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ये उत्तर का पार्ट है ना, और ये उत्तर के पार्ट में ये बिहार हो जाएगा और नीचे का पार्ट ये झारखंड हो जाता है, ये झारखंड है। और इसका जो निर्माण है, इसका पुनर्गठन 15 नवंबर 2000 को होता है। यानी कि झारखंड का जो निर्माण है, राज्य का निर्माण है, 15 नवंबर 2000 को हुआ। और ये बहुत बार बीपीएससी ने सवाल पूछ चुका है, बहुत बार पूछा है। अगर बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम है, आप लोग 10 साल के प्रश्नों को बना के देखिए, आपको पता चलेगा कितना बार ये प्रश्न पूछा गया है। बिहार का विभाजन पूछा गया, बिहार के विभाजन से प्रश्न पूछता है। बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी भूमिका हो जाती है बिहार स्पेशल का। कभी कभी 25 प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसलिए अगर आप बिहार स्पेशल पे कमांड कर लेते हैं तो रिजल्ट का गारंटी हो जाएगा। और हम लोग जो अभी पढ़ाई करेंगे सिर्फ एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही, एकदम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, जो बार बार प्रश्न पूछा जाता है बीपीएससी के नज़रों में, जहाँ से प्रश्न बार बार क्लिक करते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, हम लोग वहीं पे स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, है ना। तो चलिए, बिहार राज्य का पुनर्गठन हुआ था। तीसरा ये विभाजन है जो 15 नवंबर 2000 को होता है। यानी कि झारखंड जो है, यही झारखंड का पुनर्गठन हुआ, झारखंड का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ा जाए, और भी चीज़ें हैं। बिहार की प्रशासनिक संरचना हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ से एक बार प्रश्न पूछा गया था और यहाँ से संभावना रहता ही है। प्रमंडलों की संख्या 9 हो जाता है। बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है, ये सब कोई जानता है, लेकिन कौन प्रमंडल में कितने ज़िले हैं, यहाँ से प्रश्न पूछ देता है।
यहाँ से प्रश्न जो है पूछ देता है। जैसे हम लोगों ने कहा कि बिहार में प्रमंडल कितने हैं, तो प्रमंडलों की संख्या कितना हो जाता है, 9 प्रमंडल हो जाता है। 9 प्रमंडल कौन कौन है, तो यहाँ पे देखिए एक पटना प्रमंडल हो जाएगा, है ना। और पटना प्रमंडल देखिए, यही पटना प्रमंडल है, ये पटना प्रमंडल हो जाता है। ये वाला, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं इसका आप अपने मैप में ज़रूर इसको देखिएगा, चिन्हित करिएगा, बहुत फ़ायदा होगा। यही है आपको पटना प्रमंडल। और जो इस कलर में जो दिख रहा है यहाँ पे ग्रीन कलर में, ये तिरहुत प्रमंडल हो जाता है। ये हो जाएगा आपका तिरहुत प्रमंडल हो जाएगा। इसमें डिस्ट्रिक्ट जो है, जिला जो है, उसे याद रखना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए वेस्ट चंपारण, यानी कि पश्चिमी चंपारण, जिसको बेतिया भी बोलते हैं हम लोग। ईस्ट चंपारण जहाँ पे महात्मा गांधी आए हुए थे, मोतिहारी इसका मुख्यालय है, और वेस्ट चंपारण का मुख्यालय बेतिया हो जाता है। उसके बाद ये शिवहर है, उसके बाद ये सीतामढ़ी है, और ये मुजफ्फरपुर हो जाएगा, और ये वैशाली हो जाता है। यानी कि तिरहुत प्रमंडल में कितने ज़िले हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना। इस तरह से अगर आप याद रखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। तिरहुत प्रमंडल हो गया, है ना। तो तिरहुत प्रमंडल में जिलों की संख्या कितना हो जाएगा, 6 जिला हो जाता है। इस तरह से आप लोग याद करते रहिए। जब हम लोग प्रमंडल अलग से पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल्स में पढ़ाई करेंगे। अभी हम लोग समान परिचय कर रहे हैं, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न तो यहाँ से भी पूछा जाता है, आप लोग ज़रूर इसको करिएगा अच्छे तरीके से। बाकी हम लोग तो करबे करेंगे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे एक और प्रमंडल है, सारण प्रमंडल यहाँ पे कहता है। ये वाला जो क्षेत्र हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये सारण प्रमंडल है ना। और ये सारण प्रमंडल में 3 डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, गोपालगंज, सिवान और सारण। और पूरे बिहार में जिलों की संख्या 38 है, और 38 जिला में सबसे ज़्यादा, यानी कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की जो संख्या सर्वाधिक है, वो आपका गोपालगंज हो जाता है। यही गोपालगंज, यहाँ पे इसका लिंगानुपात, बिहार का लिंगानुपात सर्वाधिक है। जैसे में पूरे भारत में अगर हम लोग बात करें तो पूरे भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है, केरल का है। सबसे कम लिंगानुपात किसका है, तो हरियाणा का है। इसी तरीके से सर्वाधिक बिहार का जो लिंगानुपात है वो आपका कहाँ हो जाएगा, गोपालगंज हो जाएगा, है ना। गोपालगंज के बाद सिवान, और सिवान के बाद सारण। और यहीं से देखिएगा यानी कि पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा खाड़ी देशों में, या कह सकते हैं कि आउट ऑफ कंट्री, यानी कि जो भी मलेशियाई वाला जो क्षेत्र है, उसमें सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो यहीं के निवास करते हैं। सिवान के निवास नहीं करते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, काम करने के लिए। तो ये हो जाता है गोपालगंज, सिवान और सारण। किसमें, ये सारण प्रमंडल में हो जाता है। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये हो जाएगा कोसी प्रमंडल, है ना। ये कोसी प्रमंडल आप देख रहे हैं, बहुत ही खतरनाक। वहाँ पे कोसी नदी जब आप देखिएगा तो आपको बहुत भयानक लगेगा, एक डरावना एक माहौल बन जाता है। ये आपका कोसी प्रमंडल है। और कोसी प्रमंडल के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है आपका दरभंगा, है ना। दरभंगा महाराज का नाम आप सुने भी होंगे, इतिहास से प्रश्न पूछा जाता है। ये दरभंगा प्रमंडल हो जाएगा। और दरभंगा प्रमंडल के बाद ये पूर्णिया प्रमंडल है, यही है पूर्णिया प्रमंडल। पूर्णिया प्रमंडल में देखिए अररिया हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा, पूर्णिया और कटिहार हो जाता है। पूर्णिया और कटिहार हो जाता है। और यही किशनगंज का जो क्षेत्र है, किशनगंज का क्षेत्र, इसी किशनगंज में चाय की खेती होती है, बिहार में चाय की खेती। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे भागलपुर, है ना। और ये भागलपुर देखिए, भागलपुर में 2 ही डिस्ट्रिक्ट आपको आएगा। भागलपुर प्रमंडल में 2 डिस्ट्रिक्ट है, भागलपुर और बांका हो जाएगा। भागलपुर और बांका हो जाएगा। हमने पहला कहा था कि पटना में गंगा की लंबाई सर्वाधिक है, उसके बाद जो दूसरा लंबाई है यही भागलपुर में है। उसके बाद यहाँ पे मगध जो प्रमंडल है ना, मगध प्रमंडल यहाँ पे देखिएगा, ये मगध प्रमंडल ये हो जाएगा आपको, है ना। यहाँ से मगध प्रमंडल हो जाएगा। और उसके बाद ये है आपका मुंगेर प्रमंडल, जो आप देख रहे हैं, ये मुंगेर प्रमंडल हो जाता है। इस तरीके से प्रमंडलों की संख्या कितना है, 9 हो जाता है ना। और सारे प्रमंडल में कितने कितने डिस्ट्रिक्ट है, इसे याद रखना ज़रूरी है। जैसे हम लोगों ने कहा
कि तिरहुत प्रमंडल में जिलों की संख्या कितना है, तो 6 हो जाता है। उसी तरीके से पटना प्रमंडल में जिलों की संख्या कितना है, उसी तरीके से ये सारण प्रमंडल में कितना है, कोसी में कितना है, ये सब याद रखना ज़रूरी है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि मैप में देख करके बार बार इसको रिवाइज एक बार कर लीजिए, 1-2 बार लिख करके अच्छे तरीके से अगर स्टडी कर लिया जाए तो प्रश्न पूछता ही पूछता है। प्रश्न ये भी पूछता है कि बिहार का कितना डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करता है, बिहार के कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो उत्तर प्रदेश से अपना सीमा साझा करता है, बिहार का कितना ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो वेस्ट बंगाल से अपना सीमा साझा करता है, बिहार का कितना ऐसा जिला है जो झारखंड से अपना सीमा साझा करता है। इसे भी याद रखना जरूरी। यहाँ से 100% प्रश्न पूछता ही पूछता है। और ये भी प्रश्न पूछ दिया था बीपीएससी में, पटना जो राजधानी है, बिल्कुल ये देखिए पटना राजधानी, पूछा गया था कि पटना से कितना डिस्ट्रिक्ट सटा हुआ है, बिहार का राजधानी पटना से कितना डिस्ट्रिक्ट सटा हुआ है ना। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्टों की संख्या 9 हो जाएगा, पूछा हुआ था बीपीएससी में, है ना। ये भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश से डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितना है जो बिहार साझा करती है उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ पे देखिए ये वेस्ट चंपारण हो जाएगा। ये वेस्ट चंपारण एक तरफ से इंटरनेशनल सीमा से साझा करती है, दूसरा हमारे भारत के राज्यों उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करती है। वेस्ट चंपारण यानी कि पश्चिमी चंपारण। और पूरे बिहार में सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा एरिया, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में आपका पश्चिमी चंपारण हो जाता है, ये पश्चिमी चंपारण। और पश्चिमी चंपारण में ही अगर यहाँ पे देखिएगा तो एक नेशनल पार्क भी है। और यहीं पश्चिमी चंपारण में ही अगर आप देखिएगा तो सोमेश्वर की श्रेणियाँ हैं जो हम लोग आगे चर्चा करेंगे, है ना। पूछा जाता है अक्सर प्रश्न, यहाँ से पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और भी चीज़ें देखते चलेंगे। जिलों की संख्या 38 हो जाता है ना। और 38 जिलों का जरूर एक बार अध्ययन कर लीजिए। कैसे होगा, तो कॉपी कलम उठाइएगा और नेपाल से सटा हुआ, है ना, नेपाल से सटा हुआ जिलों की संख्या लिख लीजिएगा, कितना हो जाएगा, और जितना भी जिला है उसको लिख लीजिए। जैसे में वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधेपुरा, है ना, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। अगर इस तरह से 1-2 बार आप लिखते चलिएगा तो आपको याद भी रहेगा, रिवीजन भी होता रहेगा। और एग्ज़ाम में अगर प्रश्न पूछता है तो लिखे रहिएगा तो आपको ज़रूर याद आएगा कि हाँ हमने ये पढ़ा था। इसलिए लिखना ज़रूरी है। जो भी पढ़ रहे हैं उसको एक बार लिख लीजिए। एक बार में कंप्लीट करने का सबसे आसान तरीका है। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलता है, पढ़िए और लिखिए भी। लिखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आगे हम लोग देखेंगे, पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन जिला सटा हुआ है ना। वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास हो जाएगा। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, यहाँ पे 3 ही है ना। यहाँ पे कितना है, तो 3 डिस्ट्रिक्ट है जो साझा करता है वेस्ट बंगाल से। उसके बाद अगर झारखंड की हम लोग बात करें तो झारखंड भी 8 डिस्ट्रिक्ट करता है। कौन, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और ये क्या हो जाएगा, भागलपुर, कटिहार। चलिए आगे बढ़ा जाए। 38 जिला है, बाकी जो बीच में है एक बार ज़रूर स्टडी कर लीजिएगा, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। 38 ज़िला का नाम याद रखना ज़रूरी है। अगर आप बिहार के विद्यार्थी हैं तो 38 ज़िला याद रहना चाहिए कि हाँ ये ज़िला ये हमारे बिहार में है ना। क्योंकि देखिएगा सबसे ज़्यादा जो हम लोग मुखर्जी नगर रहते थे, तो मुखर्जी नगर में जब एग्ज़ाम का टाइम आता था तो उत्तर प्रदेश और झारखंड के जो विद्यार्थी बिहार स्पेशल पे ज़्यादा फोकस करते थे। हम लोगों को इतना ये सब चीज़ नहीं लगा क्योंकि बहुत ऐसा डिस्ट्रिक्ट था, ऐसे ही याद रहता है, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें याद रहता है ना। जैसे उत्तर प्रदेश का पीसीएस का एग्ज़ाम अगर देने जाएंगे, क्योंकि हम लोग भी उसी तरह से पढ़ते थे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी लोग पढ़ता है। कुछ उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनको बिल्कुल बिहार से अच्छा नॉलेज है, और उसी तरह बिहार के कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको मतलब समझिए कि उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों के बारे में बहुत अच्छा तरीके से वो लोग अध्ययन किए हैं। ये सब चीज़ होता है अध्ययन पे,
जितना अध्ययन आप करेंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। अध्ययन बहुत मायने रखता है। सेल्फ स्टडी करिए, बाकी कोई तामझाम मत करिए। अभी के टाइम में बस जितना रूम में बैठ कर के रूम पैक करिए, रूम में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो टाइम लगाइए, टाइम दीजिए, पढ़ाई करिए, है ना, बाकी कुछ मत करिए। चलिए हम लोग देखते हैं बिहार का क्षेत्रफल। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल देखिए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, और ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि यह भारत का कौन सा बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखिएगा तो यह 13वां सबसे बड़ा राज्य हो जाता है ना। 94,163 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा तो 2.86% है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी 2-3 बार पूछ लिया है। बिहार का जो क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है तो 2.86% हो जाएगा। 2.86% हो जाता है। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा जिला कौन है, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, है ना। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण हो जाता है, यही है। इसको हम लोग वेस्ट चंपारण कहते हैं। पहले वेस्ट और ईस्ट दोनों एक ही साथ था, है ना। ये बिहार का सबसे बड़ा जिला है ना, सबसे बड़ा जिला है। एक तरफ से यह नेपाल से अपना सीमा साझा करता है, और दूसरी तरफ से अगर देखिएगा तो यह उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण। और सबसे छोटा जिला कौन है तो सबसे छोटा जिला कौन है, शिवहर हो जाएगा, है ना। शिवहर देखिए यहीं पे है, यही है शिवहर। सबसे छोटा जिला है शिवहर। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण, है ना, यहीं पे नेशनल पार्क है वाल्मीकि उद्यान। यहीं पे जब जाइएगा तो बाघ अभ्यारण्य भी हो जाता है वेस्ट चंपारण में। सोमेश्वर की श्रेणियाँ जो बार बार प्रश्न पूछता है यहीं पे है। और सोमेश्वर की जो श्रेणियाँ है यह शिवालिक का भाग है ना, जो सबसे नवीन श्रेणी है उसी का ये भाग है। और मात्र ये सोमेश्वर की जो श्रेणियाँ है, सोमेश्वर की जो श्रेणी है यह सिर्फ मात्र बिहार के पश्चिमी चंपारण में ही है ना। मात्र कहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण में ही है। चलिए तो सबसे बड़ा जिला हम लोगों ने देखा, सबसे बड़ा जिला क्या हो जाएगा, वेस्ट चंपारण है। और बिहार का सबसे छोटा जिला ये शिवहर हो जाता है ना। सबसे छोटा जिला शिवहर हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और भी बात करते रहेंगे हम लोग। चलिए ये देखते हैं हम लोग। यहाँ पे इसका एक चौहद्दी को भी देख लेते हैं हम लोग। सबसे पश्चिमी जिला कौन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा ये सबसे पश्चिमी जो जिला है ना, सबसे पश्चिमी जिला क्या हो जाएगा, ये कैमूर जो दिख रहा है यही है ना। सबसे पश्चिमी जिला कैमूर हो जाता है। कैमूर रोहतास जो दिख रहा है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है सर्वाधिक चूना पत्थर कहाँ से प्राप्त होता है, तो यही कैमूर रोहतास का क्षेत्र है। बीपीएससी ने लगभग 3-4 बार यहाँ से भी प्रश्न पूछा है। ज्योग्राफी में ज़्यादा नहीं पढ़ना है बिहार का। मुझे लगता है कि 10 क्लास भी अगर हम लोग पढ़ लिया जाए तो जितना भी प्रश्न बनेगा ना, सब का सब यहीं से बनेगा। हम लोग के पास जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो बहुत बड़ी बात नहीं थी, हम लोग एक दिन में सब समाप्त कर देते थे, एक दिन में। और आराम से रिजल्ट कभी ये नहीं था कि रिजल्ट नहीं रुकता है। जब आप सही तरीके से पढ़ाई करते हैं और सही तरीके से हमेशा मोटिवेट रहिए ना, टेंशन मत लीजिए। बस कभी कभी अगर आप परेशान हो जाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो कम से कम आप अपने घर परिवार, अपना समाज, सोसाइटी, ये सब ज़रूर एक बार याद करिए, है ना। फिर देखिए, कम से कम अपने बारे में एक बार सोचिए कि हमें क्या करना चाहिए, हमने कितना टाइम बर्बाद कर दिया, है ना। बहुत वक्त गुजर जाता है ज़िंदगी से। अगर वक्त गुजर जाए तो फिर बहुत मुश्किल होने लगता है। और ये वही विद्यार्थी समझ सकता है जो लोग ये ज़िंदगी जिया है। कमीशन की दुनिया में, यूपीएससी और बीपीएससी और सिविल सर्विसेज की दुनिया में वो लोग जिया है, वही लोग इस दर्द को समझते हैं। तो हमें नहीं लगता कि अगर आप नए हैं, क्योंकि नए लोगों में क्या होता है कि
लगता है कि एक ही बार में हम फाइट कर जाएंगे, एक ही बार में कंप्लीट कर जाएंगे। जुनून तो होता है, ऊर्जा भी होता है, लेकिन उस ऊर्जा को एक वे देने वाला कोई अगर मिल जाए तो सच में हो जाता है, ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन सब लोग नहीं कर पाता। जिसका बैकग्राउंड, जिसका एकेडमिक बहुत अच्छा होता है, वही लोग कंप्लीट करते हैं। आईएएस बनने के लिए और कहें तो बीपीसी या कोई भी कमीशन फाइट करने के लिए बहुत जीनियस स्टूडेंट कभी फाइट नहीं करता। आप कभी देखे होंगे, दो चीज़ें है ना, एक टीचर और आईएएस आईपीएस या जो भी बड़े पद पे जो विराजमान जो लोग हैं, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वो कभी जीनियस नहीं होते। जीनियस जो विद्यार्थी होते हैं वो ऑलरेडी 10+1 2 करके निकल जाते हैं। इसमें आईएएस को कंप्लीट करने के लिए, कमीशन को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है। बस एक टाइम बहुत डिमांड करता है। सही तरीके से 3 चीज़ों का, सही तरीके से कहने का मतलब था कि अगर 3 चीज़ें हैं आपके पास तो बहुत आसानी से आप फाइट कर सकते हैं। सबसे पहला, कोई आपको बताने वाला हो, एक गाइडलाइन करने वाला हो, और आपको हमेशा उपस्थित रहना पड़ेगा। आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा कि हम, मेरी इच्छा है, हमको कंप्लीट करना है, अपने पेरेंट्स, अपने घर परिवार, अपने देश के लिए कुछ बेहतर करना है। इसके लिए हमेशा आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा। उसके बाद आता है, जब गाइड आपको मिल जाते हैं तब बात आती है एक सटीक किताब की, सटीक मटेरियल की। बाकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप दुनिया के किसी भी कोना में रहिए, आप एक छोटा सा कमरा में रहिए, है ना, आप आराम से कंप्लीट कर लीजिएगा। मेरे एक मित्र थे, मतलब कह सकते हैं एक समय था कि 1200 रुपये का एक रूम था। उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी, जब यूपीएससी का टाइम ख़त्म हो चुका था तो बीपीएससी में लग गए थे। और सबसे, जितने भी दोस्त उनके थे, सबसे उस समय समझिए कि मोबाइल, रिश्ता वस्ता सब कुछ तोड़ लिए थे। बाद में बेचारे डीएसपी बने। तो कभी कभी क्या होता है ना कि आप अपने ज़िंदगी से वो चीज़ को छोड़ना पड़ता है ताकि आपके मार्ग में कोई रुकावट ना हो। तो ये चीज़ ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि आपके पास जितना टाइम है उतना कम है, ज़्यादा नहीं है। 17 नवंबर को अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो ये मत सोचिए कि आपके पास बहुत टाइम है। पढ़िए, जितना एनर्जी हो पूरा ज़ोर शोर लगा दीजिए, पूरा एनर्जी लगा दीजिए। बहुत अच्छा सीट है, 200 सीट है एसडीएम का, आरडीओ का लगभग 400 के राउंड में है, और डीएसपी का अगर आपका ख्वाब है, आपका सपना है कि हमको एसडीएम बनना है, डीएसपी बनना है, तो इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पश्चिमी ज़िला कैमूर हो जाता है ना। सबसे पश्चिमी ज़िला देखिए ये कैमूर हो जाएगा, मैप का ज़रूर अध्ययन करिएगा। और सबसे पूर्वी ज़िला क्या हो जाएगा? सबसे पूर्वी ज़िला किशनगंज, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है ना। यही किशनगंज है, सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट है, सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट किशनगंज। चाय की खेती होती है, सर्वाधिक वर्षा होता है ना। और सबसे दक्षिणी ज़िला कौन सा है? गया। सबसे दक्षिणी ज़िला क्या है? तो यहाँ पे देखिए ये गया हो जाएगा, सबसे दक्षिणी ज़िला, जो सबसे ज़्यादा क्या है, गर्म भी है और सबसे ज़्यादा ठंडा भी है। सबसे ज़्यादा गर्म, सबसे ज़्यादा ठंडा भी है। और यहाँ पे सबसे उत्तरी ज़िला हम लोग देखेंगे, सबसे उत्तरी ज़िला तो ये हो जाता है पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, है ना। सबसे उत्तरी ज़िला की अगर बात करें तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, है ना, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। तो सबसे पश्चिमी ज़िला हम लोगों ने क्या देखा? कैमूर हो जाएगा। सबसे पूर्वी ज़िला किशनगंज हो जाता है यहाँ पे। सबसे दक्षिणी ज़िला ये गया हो जाएगा, है ना, जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और सबसे उत्तरी ज़िला ये पश्चिमी चंपारण हो जाता है। बिहार के विस्तार की बात हम लोग करेंगे तो उत्तर से दक्षिण की इसकी जो लंबाई है ना, जैसे यहीं पे देखिए उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है ना, उत्तर से दक्षिण की लंबाई ऐसे ले लीजिए तो ये 345 किलोमीटर हो जाता है, 345 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यही हो जाता है 483 किलोमीटर हो जाता है, 483 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना? तो यहाँ पे देखिए 345 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई, क्योंकि सर्वाधिक लंबाई पूर्व से पश्चिम ही है, 483 किलोमीटर है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई इसका कितना है? तो 173 फीट हो जाता है। किससे? समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई पूछता, औसत
है ना। औसत ऊंचाई कितना हो जाएगा, 173 फीट हो जाएगा। आधिकारिक वेबसाइट अगर बिहार की बात करें तो कितना हो जाता है, याद रखना जरूरी है, state.bihar.government.in। ये आधिकारिक वेबसाइट है किसका, बिहार का, है ना, ये बिहार का हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार की जलवायु, यहाँ से तो एकदम प्रश्न ही प्रश्न है, यहाँ से हम लोग देखेंगे तो प्रश्न ही प्रश्न है ना। इसके बाद प्रश्नों का एकदम बिहार में जितना भी बिहार स्पेशल पलट के आप देखिएगा, प्रीवियस ईयर ज़रूर बनाते चलिएगा ताकि आपको अंदाज़ा होते चले कि हमको क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है ना। प्रीवियस ईयर बनाते चलिए, इससे आपको फ़ायदा होगा, आपको एक आइडिया लगेगा कि हमको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए। अभी का टाइम जो है बहुत चैलेंजिंग है और 17 नवंबर को एग्ज़ाम हो रहा है, ऐसा नहीं है, अगर आप ठान लिए ना तो बस ठान लीजिए, आराम से निकाल लीजिएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है।